ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। श्रोताओं, आज मंगलवार है और हमारा आज प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो बहन भाइयों, आज की गन्ने की पाठशाला का जो विषय है गन्ने की बंधाई करते समय सावधानी और फसल सुरक्षा, और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश में, और हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। तो जिन हमारे बहन भाइयों की गन्ना की बंधाई करते समय क्या सावधानी रखनी है, बंधाई करने से फसल को क्या क्या लाभ हैं और क्यों जरूरी है, कोई भी जानकारी चाहिए गन्ना फसल से संबंधित, इसके अलावा भी अगर कोई कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे किसान बहन भाई हैं, फोन कर सकते हैं, विशेषज्ञों से सीधा बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसे कि नीलम बहन ने कहा कि गन्ना बधाई करते समय अगर हम कुछ सावधानियों का पालन करें, जैसे कल्लों की संख्या कितनी है, दिशा कौन सी हो और दिशा के साथ दूरी कितनी हो, अगर हम इन बातों का खास ध्यान रखेंगे तो यकीनन हमारी जो उपज होगी वो बेहतर होगी और ज्यादा होगी। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। आइए चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास। किसान भाइयों नमस्कार, और डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा भी सभी किसान भाइयों को हार्दिक नमस्कार, शुभकामनाएं। जिस तरीके से आज का हमारा विषय है गन्ने की बंधाई करते समय सावधानी और फसल सुरक्षा की, तो डॉक्टर साहब जब तक है हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं, जैसे बहुत सी फसलें हैं कि कहते हैं कि जितना उनको ज्यादा खुला मिलेगा, जितना ज्यादा जगह मिलेगी उतने बढ़वार करते हैं, और लेकिन गन्ना एक फसल है उसकी बंधाई की जाती है जी। तो बंधाई का जो गन्ना उत्पादन में उसका क्या महत्व है, थोड़ा सा इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। देखिए, बड़ा सही प्रश्न आपने पूछा है। मैं समझता हूं कि इस समय बंधाई का भी समय चल रहा है। देखिए, बंधाई गन्ने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे गन्ने की उपज, गन्ने की गुणवत्ता दोनों पे ही प्रभाव पड़ता है। यदि किसान भाई ने गन्ना की बंधाई नहीं की है तो निश्चित रूप से गन्ना की जो पैदावार है वो प्रभावित होगी, और विशेष करके वैसे किसान भाई जिन्होंने गन्ना 60 सेंटीमीटर पे या 90 सेंटीमीटर पे बोया हुआ है, उनके लिए विशेष रूप से जरूरी है कि वो किसान भाई अगर उनका गन्ना 2.5 मीटर से बड़ा हो गया है, लंबाई उसकी बड़ी हो गई है, तो ऐसे किसान भाइयों को गन्ने की बंधाई अवश्य कर देनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिन किसान भाइयों ने गन्ना मार्च में या 15-20 फरवरी के बाद से लेकर के और अप्रैल में बोया होगा, वो गन्ना निश्चित 2.5 से लेकर के 3 मीटर तक की ऊंचाई के लंबे हो गए होंगे। और जहां पे गन्ने के कल्ले ज्यादा फूटते हैं वहां पे भी बहुत विशेष रूप से इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि उनकी बंधाई जरूर करें। अब बंधाई के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं। कुछ किसान भाइयों ने डबल रो मेथड से गन्ना की बुवाई करते हैं, जो बीच में 30 सेंटीमीटर का फासला लेकर के डबल मेथड रो मेथड से गन्ने की बुवाई करते हैं, ट्रेंच मेथड में ही। और कुछ किसान भाई 90 सेंटीमीटर पे गन्ने की बुवाई करते हैं, और कुछ किसान भाई ट्रेंच मेथड से बोते हैं, लेकिन वो डबल लाइन में बुवाई, डबल रो मेथड से बुवाई नहीं करते हैं।
और कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिंग मेथड से गन्ना बोया हुआ है। तो हर एक का जो बुआई का जैसे मेथड अलग अलग है, बुआई का तरीका अलग है, उसी तरह से गन्ने की बंधाई का भी अलग अलग है। ऐसे किसान भाई जिन्होंने डबल रो मेथड से गन्ने की बुआई की है, वो एक रो से दूसरे रो के बीच के गन्ने को मिला करके इस तरह बंधाई करें। और गन्ने की जो बंधाई, पहली बंधाई जो होगी वो जमीन से लगभग 100 सेंटीमीटर ऊपर 3 फीट से के आसपास पहली बंधाई उनको कर देनी चाहिए। लगभग 1 मीटर। जी, 1 मीटर पे। और कहा भी जाता है कि अगस्त में पहली बंधाई किसान भाइयों को जरूर करनी चाहिए। जी, और इस पे बात तो करेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन ले लें। जी बिल्कुल, एक प्रश्न लीजिए। हेलो, नमस्ते। नमस्कार जी। से बोल रहा हूँ जिला हेलो, हापुड़ से बोल रहे हैं? से बोल रहा हूँ जी, क्या नाम आपका? घनश्याम। हाँ घनश्याम जी, क्या सवाल है आपका? मैं इसके बंधाई के बारे में पूछ रहा। जी पूछो। हाँ बताए, प्रश्न क्या है आपका घनश्याम जी? गन्ने का। हाँ आपका जी, गन्ना, सवाल कीजिए। प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? गन्ना बंधाई के लिए। हाँ, गन्ना, देखिए गन्ना की बंधाई पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। और आपने गन्ना मार्च में बोया है या अप्रैल में बोया है, वैसे किसान भाइयों को इस समय बंधाई अवश्य कर देनी चाहिए। या उनकी पेड़ी है वो भी आपकी बंधाई इस महीने में 2.5 मीटर का अगर है, 3 मीटर का भी अगर गन्ना आपका हो गया है, तो एक लगभग 100 सेंटीमीटर यानी 3 फीट से ऊपर की गन्ने की बंधाई इस समय आपको कर देनी चाहिए। तिरक बंधाई भी करते कुछ। हेलो जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। पेड़ी का। हाँ, पेड़ी का है तो पेड़ी में भी बंधाई आप करेंगे, पेड़ी में भी आप बंधाई करेंगे, या आपकी बावक फसल है तो भी आप बंधाई करेंगे। फसलें कोई सी भी है, दोनों में बंधाई करेंगे। और जो किसान भाई गन्ना की बंधाई करते हैं, उनका गन्ना इस अगस्त से जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक गन्ना की बढ़वार ज्यादा तेजी से होता है। और जिन किसान भाइयों का गन्ना गिर जाता है, उसकी बढ़वार भी प्रभावित होती है और गन्ने की मोटाई और लंबाई दोनों ही प्रभावित होती है। ठीक है घनश्याम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तेवतिया जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे गन्ने की बंधाई करते हैं और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जिनका गन्ना गिर जाता है, तो क्या कोई ऐसे पोषक तत्व तो नहीं है कि जिससे गन्ना न गिरे, उसकी जड़ें मजबूत रहें? देखिए शिवनंदन जी, गन्ने की फसल को मजबूती पहुंचाने के लिए जो संतुलित उर्वरक उपयोग का बहुत महत्व है। और जो पोटास है वो इसके लिए, उसको मजबूती देने के लिए और उसको अच्छी तरह से पौधा जो स्टेम होता है उसका तना जी, उसको मजबूती से खड़ा करने के लिए पोटास का बहुत महत्व है। दूसरा महत्व है फास्फोरस का। अगर फास्फोरस तो मैं पूछना चाह रहा था, आप चुप बैठे थे। हाँ, फास्फोरस अगर किसान बैलेंस और जितनी जरूरत है उतना लगाएगा तो उसकी जड़ें उतना ही विकास होगा और उतना ही फैलेंगी, उतना मजबूती होंगी। और तीसरा एक पॉइंट बहुत है गहरी जुताई का। जितनी गहरी जुताई होगी तो जड़ों को उतना ही गहरा जाने का अवसर मिलेगा, जिससे कि वो मजबूती के साथ गन्ने को गिरने नहीं देंगी। दूसरा उसका ये फायदा होगा कि उतनी ही ज्यादा रूट जोन से और सोइल से जितनी जड़ें फैलेंगी या नीचे जाएंगी, उनसे पोषक तत्व का अवशोषण करेंगी और उतना ही पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और मजबूत खड़ा रहेगा पौधा। और शिवनंदन जी, दूसरी बात और है कि जो पहली बार बंधाई होती है जी, वो जो मेढ़ा होता है, जिसको एक क्लैंप कहते हैं पूरा जी, एक मेढ़े को बांधना चाहिए। क्योंकि देखिए पहली बंधाई में अगर हम दूसरी रो से जोड़ देंगे तो गन्ने की इतनी लंबाई नहीं होती है, वो ज्यादा झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो वो ऑलरेडी जो गिरने से हम बचाने वाले हैं उसे हम खुद ही गिरा देते हैं। तो पहली जो बंधाई है वो सिंगल मेढ़े होने चाहिए। देखिए बंधाई में क्या सावधानी रखनी चाहिए कि ज्यादा टाइट जो जूना है वो नहीं लगाना चाहिए, उसको बढ़ने के लिए पूरा मौका रहना चाहिए। पूरा देखिए फायदे, और जो आपने कहा था कि खुला चाहते हैं पौधे को बढ़ने के लिए और इधर हम उल्टा बांध रहे हैं, इनमें आपकी बात में काफी सच्चाई है और इस की जो है अहम भूमिका है। क्या है,
वास्तव में सही बात है कि जितना पौधा खुला और पत्ते खुले रहेंगे उतनी उसकी वृद्धि ज्यादा होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उसकी पत्तियों से ज्यादा होगी जी। लेकिन खतरा ये होता है कि हम कभी ऐसा है कि चवन्नी बचाने के लिए हम 1 रुपया ना गिरा दें नीचे, उससे ये है कि उससे जो कम घटेगी उसकी पैदावार, लेकिन अगर पौधा गिर गया जी तो बहुत पैदावार घट जाएगी और उसका नुकसान भी हो जाएगा, उसमें चूहे भी लग जाएंगे, वजन भी घट जाएगा, उसमें अंकुरन भी हो जाएगा, जहां से वो टेढ़ा मेढ़ा भी गन्ना हो जाएगा, लेबर को भी प्रॉब्लम काटने में, वजन भी कम, कीड़े मकोड़े भी लग जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसको बचाने के लिए हम 1 रुपया बचाने के लिए चवन्नी पे हम कंप्रोमाइज करते हैं कि भाई चलो बांधने से हमारी थोड़ी बहुत पैदावार घटेगी तो हम उसको सहन कर सकते हैं, ना कि अगर गिर जाए तो ज्यादा नुकसान को हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बंधाई का महत्व है। दूसरी बंधाई पर हम जो है फिर उनको एक साथ मिलाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर किसान जो गन्ने की पत्तियां हैं उन्हीं से बंधाई कर देते हैं। हाँ, ज्यादातर उसी से बंधाई करते हैं क्योंकि वो उनको इजीली वहां अवेलेबल होता है और उसी को करते हैं। तरीका तो ये होना चाहिए, या तो उसकी सूखी पत्ती छुड़ा लें उससे बांधे, या अलग से जो धान की उसको करके जूना बना के उसको बांधे, तो वो ज्यादा बेहतर है। और जो अगर धान का जूना बनाएंगे तो उससे मजबूती भी रहेगी, थोड़ा खुला भी छोड़ सकते हैं, वो उसको अच्छी तरह से गिरने नहीं देगा। लेकिन अब शिवनंदन जी एक बात है कि उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी किसान, पहले जूना बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो लेबर पे कराते हैं, लेबर तुरंत पैसे बढ़ाएगी कि वो 200 रुपए एकड़ बढ़ा देगी उसका, कि जूना ये नहीं होगा हम पे, क्योंकि उनको ज्यादा टाइम लगेगा इस पे। तो किसान भी फिर सोचता है कि चलिए आप ऐसे ही बांध दीजिए। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि लेबर की आजकल अवेलेबिलिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर उसको कहेंगे, मैं तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर ये भी आप कहोगे ना सिंगल मेड़े बांधिए जी, वो उसमें भी नखरे करती है जो लेबर है। हाँ, कि वो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम सिंगल को बांधने में। 2 को करेगा तो 2 कूड़ एक साथ लेके चलेगा वो। तो ये चीज देखो किसानों को सोचनी है कि भाई लेबर की अवेलेबिलिटी कैसे हो और कैसे बंधवाएं। वो तो जल्दी, लेबर तो जल्दी काम करने की उसमें रहती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसान को नुकसान हो या वो। हमने देखा कई तो इतने बेकार बांधते हैं कि वो पहली बार में गिर जाती है। तो इस किसान को आज आपका टॉपिक जो रखा है आपने, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि अगर किसान अपने आप अपनी सुपरविजन में अगर नहीं बंधवाई तो उसको फिर उसका जितना लाभ मिलना चाहिए बंधाई का उतना लाभ नहीं मिलेगा। जी मिश्रा जी, जानना चाहूंगा कि जैसे अगर किसी किसान ने पहली बंधाई कर दी नीचे की, और उसके बाद जब डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि उसके मेड़े बाई मेड़े अलग अलग बांधने चाहिए, लेकिन जब ऊपर बंधाई करेगा तो उसमें दूसरे में क्या अंतर रखेगा? वो 50 सेंटीमीटर 50 है लगभग, अंदाज ऐसा हो रहता है, क्योंकि वहां पे कोई किसान जब करता तो नापता तो है नहीं है, लेकिन एक अंदाज है उसका। 50 से लेकर के 60-70 सेंटीमीटर का फासला एक बंधाई से दूसरे बंधाई के बीच में होना चाहिए, ऊंचाई का। हाँ, जो पहले बनाई की है उससे जी, ये नहीं नीचे से करेंगे तो लगभग आपकी 1.5 मीटर बैठ जाए, 150 सेंटीमीटर बैठ जाएगी, 1.5 मीटर के आसपास बैठेगी। तो एक बनाई जो करिए तो उसके बीच का जो फासला है वो लगभग 60-70 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो पहली बंधाई की हुई है। अब बंधाई क्या में भी ये होता है कि पहली बंधाई जो की गई है, पहली अगर आपने सिंगल मेड़ा बांधा है और दूसरा अगर आप लेके जा रहे हैं तो फिर आपको सपोर्ट करना, जितना आप बढ़ता चला जाएगा तो वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो निश्चित है गन्ना गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब दोबारा जब आप दूसरी बंधाई करेंगे तो फिर उसको एक दूसरे थावले से क्रॉस करके बांध देंगे। अब डिपेंड करता है, इसमें सारी चीजें ये आती है कि आपने बंधाई जो बुवाई किस फासले पे की हुई है, तो उसी हिसाब से फिर आपको बंधाई करनी पड़ेगी। तिर्यक बंधाई भी कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को साथ साथ मिला करके भी बंधाई कर सकते हैं, लेकिन जो तिर्यक दूसरी बंधाई जो होती है वो तिर्यक सिस्टम से करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, पैदावार को बढ़ाने में सहायक होगा ये भी। जी, तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे गन्ने की बंधाई का, तो गन्ने की बंधाई का जो हमारा उत्पादन है उसका क्या संबंध है तेवतिया जी? देखिए, मैं पहले आपको शिवनंदन जी एक बात बताऊं कि किसानों को ये बताना बहुत जरूरी है कि जो पहली बंधाई होती है जी, वो थंब रूल क्या रखें कि कितना बड़ा गन्ना होने पे वो बंधाई करें जी।
देखिए, फसल और वैरायटी अलग अलग कंडीशंस में ग्रोथ वेरी करती है। एक खेत में यानी फरवरी में बोइए तो गन्ना बहुत लंबा हो सकता है, अच्छी वैरायटी है, अच्छा प्रबंधन किया है। एक में छोटा भी हो सकता है। तो हम ये देखें कि जब गन्ना छाती के बराबर, जो गन्ना है, गन्ना पूरी हाँ छाती के बराबर बन जाए तो उसकी छाती के सामने से बंधाई करनी चाहिए, पहली वाली जो है। और दूसरी वाली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो 50, 60, 70 सेंटीमीटर का गैप रख के दूसरी करनी चाहिए जी। अब हम आपकी बात पे आते हैं कि बंधाई से जो है उस पे पैदावार पे फर्क पड़ने वाली बात है। तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं जी कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा जब बांधेंगे, आप किसी का गला घोट देंगे या उस तरह से करेंगे। तो इसीलिए ये सावधानी रखी जाती है कि जो हमारे गन्ना कुछ ऐसा होता है जो टिलर्स हैं वो अभी कम बड़े हैं, अगर उस दूरी पे छाती के बराबर उन्हें बांधेंगे तो वो जो ऊपर की पत्तियां वो बंध जाएंगी, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ऐसी दशा में उनको उससे बाहर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वही पत्तियां भोजन बनाती हैं और बढ़वार ही रुक जाएगी। अगर ऊपर से जो कोत के बढ़ने वाली पत्ती है उसे बांध दोगे तो बढ़वार रुक जाएगी, तो उनको उससे बाहर छोड़ देते हैं, अगली दूसरी बंधाई पर उनको साथ ले लेते हैं। तो इसमें जो है, देखिए, बंधाई के तरीके पे डिपेंड करेगा आपकी कितनी उससे पैदावार घट रही है नहीं। अगर अच्छी तरह से सावधानी रख के थोड़ा सा ढीला छोड़ के अच्छा जूना लगाओगे तो उस पे पैदावार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उल्टा सीधा बांध दिया, बंधाई सही ढंग से नहीं करी, तो अवश्य रूप से उस पे पैदावार पे फर्क पड़ेगा। लेकिन आप कहें कि टनेज में और उसमें परसेंट में अगर वो कहने लगे तो वो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में वो अलग अलग होगा। कहने का मतलब यह है डॉक्टर साहब आपका कि जो हमारी हरी पत्तियां हैं जो भोजन बनाते हैं उनको खुला छोड़ना चाहिए, उनका बांधने में प्रयोग नहीं करना चाहिए, और उन जो पत्तियां हमारी सूखी हुई हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या जो गन्ना नीचे का मजबूत है वहां तक बंधाई करनी चाहिए। तो एक किसान भाई का फोन ले लें सर जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, हम उत्तर प्रदेश जिला बुलंद है, ग्राम खुशहालपुर से बोल रहे हैं, चौधरी नरेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, गन्ने के जो आप बंधाई के बारे में बता रहे हैं जी, इस तरह तो जो लेबर से बंधवाते हैं तो लेबर नहीं बांधती। लेबर तो अपने चौधरी साहब अपने हिसाब से बांधेगी ना। हाँ, वो तो 2 खूड़ एक साथ लेकर चले। हाँ, आप बता रहे हैं कि एक खूड़ बनना चाहिए, एक। हाँ, चौधरी साहब, यही बात हम कह रहे थे कि लेबर मना करती है। जी हाँ, लेबर मना करती है, हम आपकी बात से सहमत है बिल्कुल। जी हाँ। लेकिन अगर आप खुद कुछ किसान ऐसे भी होते हैं खुद बांधते हैं अपना गन्ना। हाँ जी, हाँ जी। मैंने हापुड़ में, इधर सिंभावली में देखे, वो अपना बंधाई अपने आप करते हैं गन्ने की, चाहे सारा काम लेबर से करवा लें, क्योंकि ये बंधाई एक ऐसी प्रक्रिया है कि इससे गन्ने की पैदावार और आगे गन्ने का गिरना और बचे रहना ये डिपेंड करता है। नहीं, एक चीज बता डॉक्टर साहब मुझे। हाँ, अगर हम उसे प्लास्टिक के गुल्ला से बंधवा दें? हाँ, उसको देखिए, प्लास्टिक के गुल्ले से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसको जो है थोड़ा सा काटेगा उसको। अगर देखो, जूना ही रिकमेंडेड है। अच्छा। लेकिन अगर फिर भी आप कर दे, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, एक कूड़ को ऐसे बांध के देख लीजिए। नहीं चौधरी साहब, देखो ऐसा है ना, प्लास्टिक का एक सिद्धांत है कि आप जब उसको बांधेंगे, हल्का ढीला छोड़ देंगे तो वो सरक जाएगी, नीचे चला जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक की नेचर है। और अगर ज्यादा कड़ा कर देंगे तो वो गन्ने की जो पोई है ना उसको काटेगा। इसलिए आप चाहे सुतली ले लो, चाहे जो खटिया की बनाई जाती थी चारपाई, जिसके बाण जिसको कहते हैं, वो वाली रस्सी ले लो। लेकिन आप अपनी जो प्राकृतिक चीजों से बनी हुई चीजें हैं उनसे बनाई करेंगे, तभी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। अच्छा। हाँ, देखिए, बनाई तो तभी है, पत्ती छुटा करके उसमें जून बना करके बांधा है। बहुत बढ़िया, वो सूखी पत्ती ले लीजिए। सबसे आप नीचे ज्यादा भी पत्ती मत खोल दे। अगर ज्यादा पत्ती को खोल देंगे ना तो रूट जड़ निकल जाएगी उसमें। ठीक है। हाँ, ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एक चीज बताइए मुझे आप जी,
ये ऊपर से थोड़ी कोट गल रही है अब इस टाइम गन्ना की। हाँ, तो ये पोका बोइंग की निशानी शुरू हो रही है। तो उसमें क्या स्प्रे करें? इसमें COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप तुरंत छिड़काव करा दीजिएगा। जैसे अगर मौसम खुलता है, जैसे बादल बारिश कम होती है, तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC जिसको कहते हैं 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइएगा। और उसमें बरसात का समय है, शैम्पू या सरफ कोई भी चीज मिल जाती है, वो थोड़ा डाल करके और उसका आप छिड़काव कराएंगे तो आपको फायदा मिलेगा जी। ये सरफ भी गिरना उसमें? हाँ, सरफ मतलब सरफ का और शैम्पू का मतलब ये होता है कि वो दवा को चिपका देगा पत्ती के ऊपर, वो बहने नहीं देगा, वो स्टिकर का काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी। आपका कम खर्चे में काम करा दिया, वरना स्टिकर खरीदेंगे तो उसके पैसे आपको 1500 खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बचत कम हो जाए, आपकी बचत हो जाएगी इससे। ठीक है, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ठीक है, फोन करने के लिए आपको चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि गन्ने की बिजाई जो हमारे किसान भाई हैं कई उद्देश्यों से करते हैं जी। कुछ तो गन्ने को मिल पे डालते हैं, कुछ गन्ने को अपने गुड़ के लिए भी बनाते हैं, या दूसरा अपना रस सिरका आप जो भी बनाते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाई गन्ने की बिजाई बीज के लिए करते हैं, और जो बीज के लिए कर रहे हैं कि क्यों गिरने से उनको भी बचाना है, और अगर उसकी पत्तियां निकाल लेंगे तो आंखें खुल जाएंगी, तो उसको क्या सावधानी रखनी है? देखो ऐसा है ना, ये कहावत भी है कि जो खाने वाला गेहूं है, या मतलब एक उदाहरण के रूप में है, वो आपका बीज नहीं हो सकता है। बीज चाहे किसी का भी हो, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो धान का हो, चाहे वो गन्ने का हो। अगर हम बीज उत्पादन कर रहे हैं तो बीज उत्पादन वाले ही सिद्धांत उसके ऊपर लागू होते हैं, और वही चीज उस पर लागू करें। फिर ये नहीं है कि आप पत्ती को यहां से उखाड़ लीजिए या सूखी पत्ती को तोड़ दीजिएगा। उसका एक प्रॉपर जो जिसकी उसकी एक गैप है, जिसमें लाइन से लाइन की फासला है, उस फासले पे बोएंगे, और उसकी उचित ऊंचाई पे जैसे आएगा वैसे ही उसकी बनाई करेंगे। और बनाई के लिए आपका जो जूना है या आपकी जो रस्सी है, सुतली है, बाण है, इनका ही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है अलग से करना है। हाँ, अलग से ही करना है। और विशेष करके मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं मैं कि अगर जिन किसानों ने ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पत्ती को इस्तेमाल में किसी भी तरह से करते हैं, तो वो निश्चित रूप से उसकी पैदावार को घटाएगा, उसकी लंबाई को कम बढ़ने नहीं देगा, लंबाई उसकी प्रभावित होगी। इसलिए एक और दूसरा एक उदाहरण ये भी एक मतलब रिसर्च से साबित है कि जिन किसान भाइयों का गन्ना प्रॉपर बंधा रहता है, उनको ही लंबाई उनकी 12 फीट, 15 फीट, 14 फीट तक गन्ना उनका जाता है। और ऐसे किसान ही जिनको आपको जो फसल देखा होगा जिले पे या प्रदेश स्तर पे गन्ना का कंपटीशन होता है, वहां पे ज्यादातर किसानों को मिलेंगे तो 14 फीट, 15 फीट, 18 फीट का गन्ना होगा, लेकिन उनका 2-2, 3-3 बधाई उनकी की गई होती है, तभी उनको उत्पादन अच्छा गन्ना मिलता है। जी तिवारी जी, आप तो गन्ने का बीज का उत्पादन काफी करते हैं और किसानों को देते हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गन्ने के बीज में जो किसान को आंखों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए जी, वो भी सुरक्षित। हाँ, वो भी सुरक्षित। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो उसकी पत्ती नहीं उतारी जाती है, और बंधाई बहुत सावधानी से, जैसे जूना से या बाण से उस तरह से बांधनी चाहिए। और उसमें जो बीज का गन्ना होता है, उसकी हम मोटाई अगर ज्यादा कर देंगे तो गन्ना वजन में ज्यादा लगेगा जी। तो पतला गन्ना बीज के लिए, जैसे आलू में पतले पतले आलू के बीज लिए जाते हैं ना, मतलब छोटे छोटे, जी जी जी, उसी तरह से गन्ना अगर पतला होगा तो वो बीज के लिए किया जाता है। अगर अब पतला कैसे होगा? जब उसकी हम दूरी घटा देंगे कूड़ की, तो वो पतला होगा। अगर बढ़ाएंगे तो वो मोटा होगा। जी, जी, तो बीज के लिए रिकमेंडेड किया गया है कि भी आप जो है 24 इंच पे या 24 से 28 या 30 इंच तक आप उसको लगाइए, तो बीज के लिए गन्ना आप कर सकते हैं, वो पतला होगा गन्ना। यानी लाइन से लाइन की दूरी कम कर दें तो वो लगभग वजन में बराबर ही होगा, क्योंकि वो कल्ले ज्यादा निकल के थोड़े पतले रहेंगे, लेकिन उनमें आंखों की संख्या ज्यादा होगी। तो जो बीज वाले किसान है उनके लिए फायदा होगा वो जी। तो उस तरह से इसको करते हैं जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसान भाई गन्ने की बिजाई करते हैं, अगर वो मोटा गन्ना है तो निश्चित तौर पे उसका बीज ज्यादा लगेगा,
और किसान को पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, बिल्कुल ज्यादा। आंखें कम लेंगे, पर बड़ जो कॉस्ट होगी किसान को ज्यादा पड़ेगी उसकी। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है कि देखिए सीड जो गन्ना नीचे जहाँ पर हम गन्ने का बीज उत्पादन कर रहे हैं, वो जितना आपका गन्ना पत्ती से ढका रहेगा उसकी आंखें उतनी ही जर्मिनेट होने से बची रहेंगी, क्योंकि जैसे ही आंख को खोल देते हैं उसमें सनलाइट पड़ती है तो उसकी आंख जो है एक्टिवेट, मतलब डोरमेंसी, उसकी जो सुषुप्ता अवस्था है वो ब्रेक होती है और वो वहां से स्प्राउट करती है, जमना शुरू कर देती है, या फिर वहां से रूटिंग यानी उसकी सेकेंडरी जो जिनको कहते हैं ना सेकेंडरी रूट्स निकल रही है, वो जड़ें निकल के आ जाएंगी और जड़ें निकलेंगी तब भी आपका गन्ना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि किसान भाई पत्ती गन्ने से कम हटाएं, गन्ने को ढकी रखें। तो डॉक्टर साहब, हमने गन्ने की बंधाई पे काफी विस्तार से बात कर ली। अब बात करते हैं फसल सुरक्षा की। जैसे एक किसान भाई का फोन भी आया था कि उसकी फसल में जो पोका बोइंग बीमारी की समस्या है, तो ये बीमारी फसल में गन्ने के किस समय आती है और क्या लक्षण होते हैं, और हमारे किसान भाई इसकी किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं? देखिए, इस समय गन्ने में बरसात का समय है, तो बरसात के समय में कीड़े और बीमारियों का निश्चित रूप से प्रकोप तो होता ही है, और विशेष करके कुछ स्पेशल जो विशेष प्रजातियां लगाई हैं, जैसे को 0238 प्रजाति है, इसमें पोका बोइंग का प्रकोप ज्यादा होता है और ये पूरी तरह से लगभग इसी से ग्रसित मानी जा रही है इसमें। और विशेष करके जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके ज्यादातर जिलों में पोका बोइंग का प्रकोप देखा जाता है। इसमें क्या है कि जब ऊपर का टॉप हिस्सा है वो गलना शुरू हो जाता है और उसके गलने की वजह से आगे की बढ़वार रुक जाती है। जी डॉक्टर साहब, इस पे और भी चर्चा करेंगे। किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं विकास बोल रहा, जिला बागपत से जी। जी विकास जी, क्या सवाल है आपका? सर गन्ने में भाले से हो रहे, मतलब गोब सी फूट कर चल रही है जी, और कुछ में ऐसी पीली पत्ती हो रही है, छेद से हो रही है जी। तो गन्ने में जरा एक मैं पूछना चाहूंगा कि गन्ने की जो पत्ती है निकली हुई होगी पहली, दूसरी या तीसरी? गोब में ऊपर। हाँ, गोब में निकल के बाहर आई होगी, तो उसमें एक ही सीध में छेद हो रहे होंगे। सर एक मतलब कुछ में तो निकल के बाहर आ रही, ठीक है ऊपर, ठीक है, लेकिन कुछ में अभी नहीं आई। और जैसे ऊपर से तोड़ के देखा जी, हाँ, तो उसमें मतलब अंदर से काला काला सा निकला है जी। हाँ, तो ये तो दिखाई नहीं दी जी। हाँ, आप मेरे कहने से मैं हालांकि दवा तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक प्रयोग करके देखिएगा कि जिसमें इस तरह की समस्या आ रही है उसकी पहली, दूसरी, तीसरी पोई, जो गन्ने की पोई होगी उसको तोड़ करके और उसको बीच में से चीर करके देखिए उसमें। देख ली सर मैंने अभी। तो उसमें क्या निकला? कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं निकला सर। अच्छा, कुछ नहीं निकला। हाँ, ऊपर तो जो 3 पोरी थी ना जी, हाँ, वेला आज ही में, हाँ, और उसको मैंने तोड़ के अंदर से फाड़ के देखा जी, वो साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऊपर की लिसलिसाहट है, सड़न है? हाँ जी, हाँ, उसमें काला काला हो रहा जी, ऐसा जैसा कि कीड़ा लग के या तो निकला हो। नहीं तो पोरी में किसी में आपको कहीं छेद वगैरह दिखाई दिया? छेद नहीं सर उसमें। तो फिर आपका अगर छेद भी नहीं है और आपका काला हो रहा है, गन्ना कौन सी वैरायटी है? 0238 238 सर। हाँ, तो ये मतलब अगर ऊपर से गलन हो रही है पहली ऊपर पोई पे और पत्ती हल्की सी सुकुड़ सी रही है या श्रिंकनेस आ रही है, जैसे आपके जो उसमें मोड़ करके कर दिया हो, तो ये पोका बोइंग के ही लक्षण होता कि समझ में, जैसा आपका बताना है और मैं समझ पा रहा हूँ। तो पत्ती में छेद से भी हो रही है जी ऊपर। तो वो छेद, अगर छेद की दो, मैंने वही चीज पूछा, अगर छेद एक सीध में निकल रहे हैं, अगर छेद में जैसे ये किसी को पत्ते को मोड़ करके अगर उसमें किसी से गोली से छर्रा मारा जाए और एक सीध में छेद हो जा रहे हैं, तो ये आपका टॉप बोरर है, अगोला बेदक कीट का, अगोला बेदक कीट के लक्षण है। लेकिन आपने कहा कि हमने बीच में देखा उसमें किसी में भी कहीं पे भी ये सूढ़ी हमको नहीं निकल के दिखाई दी है। सूंडी नहीं है जी उसमें। हाँ, तो देखो ऐसा ना, अगर छेद हो रहे हैं तो इसमें टॉप बोरर अगोला बेदक कीट का प्रकोप है। और अगर ऊपर की पत्ती से जहां पे पत्ती पहली जुड़ी हुई है, दूसरी जुड़ी हुई है, वहां पे अगर सड़न पैदा हो रही है, लिसलिसाहट है उसमें, तो ये पोका बोइंग के लक्षण है आपके। अब ये आप ये बताएंगे कि दोनों
दोनों में से कौन सी चीज आपको महसूस हो रही है? क्योंकि हम तो स्टूडियो में हैं। सर महसूस तो दोनों ही चीज हो रही जी उसमें। अच्छा, दोनों ही चीज हो रही है। हाँ जी। तो आप ऐसा करिएगा, पहली बात जो पोका जो उसमें लेस्लेसाट है बीमारी के लक्षण है, तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा मैंने पहले भी बताई थी, और अगर अभी जुड़े हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। कॉपर जी, ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जी, ये मतलब इसके साथ कोई दूसरी दवाई भी मिल सके जी, जो मतलब कीटनाशक भी हो साथ में? नहीं मिला, कीटनाशक मिला सकते हैं उसके साथ में। कौन सी सर? आप इसके साथ एबिडाक्लोरोपिड मिला सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ये मतलब इसका दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। हेलोसल्फ्यूरा रुक जाएगा जी है। हाँ, टॉपबोरर रुक जाएगा आपका। या फिर आप इसमें वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, ये आपके ट्राइको कार्ड आते हैं ना, ट्राइको कार्ड लगा करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट ट्राइको कार्ड मिले नहीं सर हमें। आप यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से देखते, आपको निश्चित रूप से मिल जाते आपको ये। हमारी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में ट्राइको कार्ड अवेलेबल है, उपलब्ध है। और मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि अगर आप रेगुलर 10 से 15 दिन के अंतराल पर अगर आप लगाते हैं तो इसकी आगे के लिए भी आपको फायदा होगा। इसकी अगली पीढ़ी भी इसमें नियंत्रित हो जाएगी, और आप ट्राइको कार्ड लगाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। अगली पीढ़ी कब आएगी सर इसकी? नहीं, अगली पीढ़ी से मतलब है कि अभी जैसे इसकी मादा एगलिंग करके के जमीन में वो कर देगी, फिर अगली बार उसी में से मादा निकलेगी। जैसे ही आपका बरसात शुरू होता है तब जमीन से मादा निकल करके एगलिंग करना, अंडे देना शुरू करती है। तो जब उसकी अभी से उसके कोई भी प्रौढ़ नहीं बन पाएगा, कोई प्रौढ़ उसकी तितली नहीं बन पाएगी, पहले ही उसके ट्राइको कार्ड से नियंत्रित हो जाएगा, तो अगले जो सीजन आएगा तो उसके लिए भी आपको फायदा मिलेगा। जी सर। जी ठीक है विकास जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई की भी समस्या का समाधान आपने किया, और लेकिन इसके अलावा जैसे और भी कीट हैं, जैसे इन्होंने आपका जिक्र किया अगोला भेदक की। अगोला भेदक तो नीचे से ऊपर जाके उसमें अपना प्रकोप करता है, लेकिन उसको पहले से कैसे रोका जा सकता है? देखो, पहला से रोकने के लिए ऐसा होता है कि इसकी जो मादा है ये आपका, या तो ये समझ लीजिए कि जून के आखिर में। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। मैं गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल। जी राजू अग्रवाल जी। हाँ जी, हमने 7-8 साल पहले एक किले में ईख लगाई थी, और ईख तो ज्यादा कामयाब नहीं हुई, हमारा पानी का लगता नहीं है, लेकिन उस किले में पैदा ठीक रहती। क्या ये खाद का भी काम करती है जी? एक बार लगाने से उसमें पैदा अच्छी हो रही है जी सर। हाँ, आपने क्या लगाया था? क्या लगाया था? ईख, गन्ना लगाई थी जी। गन्ना लगाया था? हाँ जी, गन्ना। कहाँ पर? गांव चौधरी वास है जी, हमारा राजस्थान के साथ लगता इलाका है। गन्ना कामयाब तो नहीं हुआ। क्या है इनका प्रश्न? तो आप पूछना क्या चाहते हैं? ये खाद का भी काम करते हैं, उसके लिए अब पैदा ठीक हो रही है जी। नहीं, क्या चीज खाद में क्या चीज लगाने की बात कहना चाह रहे हैं आप, पूछना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे एक खाद भी तैयार करता है अगली फसल के लिए, जैसे ग्वार है, मूंग है, अगली फसल। नहीं, गन्ना नहीं करता। बस यही जिज्ञासा थी। नहीं, गन्ना नहीं करता। जैसे ग्वार है ना आपकी, करती है, लेकिन गन्ना नहीं करता। बस ये जिज्ञासा सी थी। ठीक है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इसके अगोला भेदक। अगोला भेदक, देखिए इसकी इसके पहचान के लक्षण 2 हैं। या तो इसको जून के आखिर में देख करके चलिएगा कि जून का आखिरी महीना हो और जुलाई का फर्स्ट वीक, या फिर ये समझ लीजिएगा कि आपके बाद पहली बारिश हो जाए और वातावरण में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता आ जाए, तो इसकी जो सफेद रंग की तितली है वो आपके खेत के चारों तरफ आप सुबह या शाम के समय जाएं तो आपको बड़ा आसानी से समझ में देखने में मिल जाएगी। और ये आपकी गन्ने की पहली, दूसरी, तीसरी, इन 3 पोइयों में से किसी एक पोई में या तीनों में आपके निचले हिस्से पे अंडे दे करके, और उसको बैक्स जो अपने है उससे वो चिपका देती है, और उन्हीं से फिर वो आपके लार्वा निकलता है। और वो लार्वा गन्ने की पत्ती की मिड रिब होती है, जिसको बीच का हिस्सा कड़ा सा होता है ना, उसके सहारे से जाकर के, और गन्ने की जिस पत्ती के सहारे से जाएगी उसी पोई में जाकर के वो छेद करेगी, और उसी को, गन्ने को वो काट करके उसके पित्त को खाएगी और गन्ने को
बढ़वार को खत्म कर देगी। जी डॉक्टर साहब, इस पे और भी बात करेंगे। एक किसान का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। कौन भाई बोल रहे हैं? मैं कुलवंत सिंह बोल रहा हूँ सर। जी कुलवंत सिंह जी, हाँ जी। क्या सवाल है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं? हम पंजाब से बोल रहे हैं सर, फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर। जी, क्या सवाल है? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी आपका। गन्ने की ना ग्रोथ नहीं पूरी बढ़ती। तो आपने कब लगाया था गन्ना? ये तो लगाया था जैसे दो साल पहले लगाया था जी। उस काट लेते हैं फिर वही हो जाता है। हाँ, अच्छा, उसकी पेड़ी लेते हैं। पेड़ी लेते होंगे। हाँ जी, पेड़ी लेते होंगे। तो पेड़ी प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं इनको कि उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। पेड़ी से नहीं, बाबक से अच्छी पैदावार नहीं हो रही है आपकी, या पेड़ी से अच्छी नहीं हो रही है? मतलब पेड़ी ग्रोथ कम होती है, गन्ने की लंबाई कम होती है। दोनों मैंने नहीं, एक दोनों में नहीं होती है या एक में नहीं होती है? यानी बाबक जो आप बोरू गन्ना बोते उसमें भी नहीं होती है और पेड़ी में भी नहीं होती, दोनों में कहने का मतलब आपका ये है ना? नहीं, एक ही है सर, जो पहले का लगा हुआ है वही है, नया कोई बीज नहीं बोया है, वही है। अच्छा, एक ही है। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि आप अपने जहाँ पे गन्ना लगाते हैं वो आपकी किस तरह की मिट्टी है ये आप देखें। अगर बलुई मिट्टी है जिसमें रेत की मात्रा ज्यादा है तो आपकी गन्ने की बढ़वार आपको पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी। ऐसे खेतों में अगर बलुई मिट्टी है तो उसमें आप सड़ी हुई गोबर की खाद है या आपका कहीं से प्रेस शुगर मिल की मैली मिल जाती है, या आपका जो हरी खाद के रूप में मूंग है, उड़द है, ढेंचा है, सनई है, इनको 40-45 दिन पर बुआई कराइए और उसके बाद में इस पर पलट करके तब आप गन्ना लगाएंगे। और साथ ही साथ में रासायनिक उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपको गन्ने से अच्छी पैदावार मिल पाएगी। ठीक है सर। हाँ, अगर आप इनमें से आपने केवल यूरिया के ही डाला है और डीएपी या एमओपी नहीं डाला है तो गन्ने से आपको अच्छा उत्पादन पेड़ी से भी या बाबक फसल से, दोनों में से किसी से भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि गन्ने की पेड़ी आपको एक बार 2 बार ले सकते हैं, बार बार लेने से उसके उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है, वो अच्छा उत्पादन नहीं देती है जी। अगर हाँ, कई बार अगर आप करते हैं तो कुलवंत सिंह जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे गन्ने में अगोला भेदक की बात की तो एक तो आपने बताया कि वो पोरी में गन्ने में घुस जाती है, तो इसको रोका कैसे जाए? देखो इसे वही है ना कि एक तो हमको पहले उस स्टेज में पहले ये भी कहा जाता है कि आप गन्ने की अगर आपको ऐसी स्थिति लगती है तो गन्ने की ज्यादातर लटकता हुए हिस्से पे ही एग्लिंग करती है, ये भी एक रिसर्च में देखा हुआ है। तो अगर आप उसकी ऊपर की पहली दूसरी तीसरी पत्तियां हैं, अगर उनको 1/3 हिस्सा कट कर दें जी आप, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल में संभव नहीं होता क्योंकि गन्ना बहुत लगा हुआ है। तो उसके लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप जून के आखिर में और जुलाई के पहले सप्ताह में ही ट्राइकोकार्ड की सबसे पहली स्टेज पहला आप उसमें ट्राइकोकार्ड लगा दें, और उन ट्राइकोकार्ड को आप लगाने के बाद में 15 दिन के अंतराल पे इसमें अगर आप रिपीट कर दोहराते रहते हैं तो निश्चित रूप से मानिएगा कि आपको कोई भी कीटनाशक दवा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब ये तो जैसे ऊपर के उसके कीट की बात, एक गन्ने में ऐसा भी कीट होता है जो 2 पोरियों के बीच में भी घुस जाता है जी, वो क्या नाम, पायरेला बोलते हैं उसको? हाँ, पायरेला देखिए ऊपर काहे करता, पायरेला अलग चीज है। पायरेला तो भी इस समय अटैक होता है, और पायरेला के लिए ज्यादातर हम लोग किसान वैज्ञानिक लोग ज्यादातर उसके लिए किसी दवा का प्रयोग करने की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, क्योंकि इस पायरेला जब प्रकोप फैलता है आता है तो उसके साथ में उसका पैरासाइट भी डेवलप होता है अपने आप ही ऑटोमेटिक साथ ही साथ। हाँ, वो पायरेला को वो पैरासाइट ही उसको कंट्रोल करता है। अगर आपने कीटनाशक किसी का इस्तेमाल कर दिया तो पायरेला का जो पैरासाइट्स है वो भी उसके साथ में मरेगा, और वो कीड़े से हमको ज्यादा नुकसान होने की स्थिति रहती है। इसलिए पायरेला के केस में बहुत ही अगर ज्यादा कंडीशन खराब है पायरेला से तभी कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाए, अन्यथा पायरेला अगर स्टार्टिंग है तो उसमें आपको उसका जो पैरासाइट है उसी से आप वो नेचुरल, इसको जो कहते हैं ना नेचुरल कंट्रोल हो रहा है, वो अपने आप उसको कंट्रोल करता है।
जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन भाई बोल रहे हैं? हाँ, मैं योगेश मोदी बोल रहा हूँ जी, खुशहालपुर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। जी योगेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, ये है जी कि गन्ने का जो इसमें चींटी वाला रोग बहुत है जी, जो ये 38 वाला बीज है हम लोगों के पास, तो इसमें जो उसकी जड़ में और मतलब चींटी बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो उसके निवारण का कोई उपाय बताइए। चींटी किस अवस्था पे? ये मतलब अभी शुरुआत है जी, तो इसी का मतलब पूछना था कि कौन सी दवा ज्यादा बेहतर होगी। नहीं, चींटी एक तो पत्ती जैसे हटाते तो अंदर से चींटियां निकल के आ जाती है। अंदर से पत्ती हटाते हैं तो अंदर से निकलती है। नहीं तो उसके देखिए ऐसा और उसकी जड़ में भी ये मूड़े में जो नीचे रहता है पेड़ी का, तो उसमें भी ज्यादा रहता है। देखिए ऊपर अगर ऐसा होता है कि ऊपर जहाँ से मैं पहले पत्ती के पास की बात बता रहा हूँ, अगर वहां पे चींटी मिलती है तो इसका मतलब है कि मिलीबग का अटैक हुआ कहीं न कहीं पे, और मिलीबग जो होता है वो हनीड्यू सीक्रेशन निकालता है, तो उससे तो पोई के पीछे अगर पत्ती के साथ में अगर चींटी है तो उससे तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उससे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। और जड़ में भी अगर आ रहा है तो जड़ से भी बहुत वो आपको नुकसान मेरे ख्याल से ऐसा कहीं नहीं, अभी तक किसी किसान ने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया। नुकसान आता है, उसकी बढ़वार में फर्क मतलब मिलता है, वो गन्ना सूखने लगता है, क्योंकि हम देखें जिधर वो ज्यादा लगा है उस साइड की फसल जो ज्यादा मतलब छोटी रह जाएगी, जिधर नहीं है उधर तो फसल बड़ी रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कोई भी कीटनाशक है, आप उसके लिए फिप्रोनिल है या कार्टप हाइड्रोक्लोराइड है, इनमें से कोई सी भी एक दवा, या क्लोरोपाइरीफास 20 EC की दवा है, इनमें से कोई सी भी दवा, क्लोरोपाइरीफास 20 EC की दवा है, ये तरल में है, फिप्रोनिल दानेदार में है, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार में है, इनमें से कोई सी भी कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, फिप्रोनिल 1.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और आपकी क्लोरोपाइरीफास 2 से लेकर के 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप इसका जड़ों के पास में डलवाते हैं तो आपको पूर्ण रूप से जो चींटी है आपकी उससे आपको छुटकारा। स्प्रे का किया जाए ज्यादा बढ़िया रहेगा या फिर? देखिए ऐसा है कि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, मिट्टी पर्याप्त गीली है, और उसमें मैं समझता पूरे खेत में नहीं होगा आपका, जहां जहां पे है तो उसके लिए कार्टप हाइड्रोक्लोराइड या फिप्रोनिल में से कोई सी भी एक दवा का चूज करके बाजार से लेकर के, और आप उनको थावले के हिसाब से वही थावले डलवाते जाइएगा तो आपको फायदा हो जाएगा इससे। एक बात पूछना चाहूंगा किसान भाई जी, ये आपकी बारिश हुई है कि नहीं हुई अभी? बारिश हुई है जी, इस बार मतलब परसों काफी अच्छी बारिश हुई है, तो उसके बाद में आप ऑब्जर्व करो, उसके बाद में बारिश के बाद ये खत्म हो जाती है बारिश से। अच्छा जी, तो जरा देखिए, आपने इंतजार करें उसका। आपने बारिश से पहले देखा होगा, अभी देखिए जाकर बारिश के बाद में। दूसरा एक चीज और बताइए, क्या जमीन आपकी बली दोमट है, वो रेतीली है? रेतीली ज्यादा है? हाँ ना, रेतीली नहीं है, दोमट है। अच्छा ठीक। तो एक बार आप देखिए जाके, बारिश के बाद ये खत्म हो जाती है। हो सकता है बारिश से पहले आपने देखा हो, एक बार अच्छी तरह से बारिश के बाद देखिए जाके, तो आपको दवाई का छिड़कने की हो सकता है जरूरत भी ना पड़े फिर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, फोन करने के लिए योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने मिलीबग का जिक्र किया, तो मिलीबग किस तरीके से प्रभाव डालती है गन्ने के उत्पादन? अरे मिलीबग जो है बड़ा खतरनाक कीट है, मतलब गन्ने ये कई फसलों पे प्रभाव करते हैं। ये मतलब गन्ने पे किसी स्टेज में आ जाता है, मतलब आप समझ लीजिए कि मई जून में भी इसका प्रकोप हो जाता है, और मिलीबग के ऊपर निर्भर करता है कि ये गन्ने की बढ़वार को तो कम करता ही करता है, साथ ही साथ में अगोला भी खराब कर देता है, क्योंकि मिलीबग जब अटैक और यहाँ पे आता है तो सकिंग इंसेक्ट है कि रस चूसने वाला, पत्तियों से रस चूसता है, रस चूसने से पत्ती एक समय के बाद में झुलसने जैसी हो जाती है, और साथ ही साथ में उसका सीक्रेशन निकलता है जिससे वो मिठास होता है, उसमें सूटी मोल्ड एक फफूंदी भी पनप जाती है, तो जिससे देखा होगा किसानों जिनके यहाँ लगा होगा, उसी कारण ये चींटियों का भी प्रकोप होता हो। मैंने इसलिए कहा, तो उसमें लेकिन वो काला हो जाता गन्ना, वो गन्ने की पत्ती जो होगी ना वो आपकी काली हो जाएगी एकदम, वो
बॉडी मोल्ड की वजह से हो जाती है, और ऐसे गन्ने को आपका न तो पशु खाता है और न ही वो मतलब उसके किसी काम का रहता है। तो ऐसे मिलीबग के लिए सबसे अच्छा दवा का प्रकोप है वो किसी भी समय पे कीटनाशक जो भी उनके पास में अवेलेबल है, थाइमेथाक्सोन है या आपका इमिडाक्लोरोपिड है या आपका क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपर है का 0.3% की दवा है, कोई सी भी अवेलेबल दवा होती है उसको छिड़काव करें, और छिड़काव के साथ में स्टिकर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो आपका मिलीबग होता है उसके ऊपर एक आवरण रहता है तो वो अपने को उसमें कवर कर लेता है, जैसे नहीं कछुआ होता है वो अपने अंदर को कवर करता है, उसी तरह से कवर करता है। और इसके लिए दवा जितनी जल्दी आप छिड़काव करेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा, क्योंकि बहुत तेजी से ये फैलता है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान का फोन लेते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मेरी तरफ से डॉक्टर तेवतिया जी और जो सहयोगी डॉक्टर हैं उनको आप अपना नाम और पता बता के अपना सवाल कीजिए, आपके पास बहुत समय कम है, 1 मिनट का है। जी, मैं रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका ही नियमित श्रोता उदय भंडपाल बोल रहा हूँ सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या सवाल है आपका? जी जल्दी डॉक्टर, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि गन्ने से बांधते समय मतलब उसमें यदि हम जो रस्सी होती है ये उसका जूम का रस्सी बोलते हैं जिसको, यदि उससे बांधे तो क्या कोई दिक्कत है क्या? जी डॉक्टर साहब। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बांध सकते हैं। नहीं, सुतली की जो रस्सी आती है ना उससे बांध सकते हैं। हाँ, सुतली से, लेकिन प्लास्टिक वाली से नहीं बांधते। जी वही मैंने पूछा। नहीं, प्लास्टिक नहीं, सुतली जो उसकी होती है ना सूत की, उससे बांध सकते हैं। ठीक है उदयभान जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे किसान भाई सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा जो प्रायोजित था, और विषय था गन्ने की बंधाई करते समय सावधानी और फसल सुरक्षा, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी और डॉक्टर US तेवतिया जी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों का मेरी तरफ से भी सभी का धन्यवाद। और जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हमारा प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। IPL की पॉलीहेलाइट, IPL की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। IPL की पॉलीहेलाइट, IPL की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।